एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने संडे स्पेशल सेशन में जिसमें हम क्लास 12 के डिफरेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यू कवर कर रहे थे, यहाँ पे हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम का चैप्टर फर्स्ट दैट इज कोल्ड वॉर के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर के तकरीबन 2 से 3 पार्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 से 3 पार्ट में मैक्सिमम हम लोग अपना एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस कितने भी रह सकते हैं, 50, 60, 70 मैक्सिमम जितने तरीके से क्वेश्चन बनेंगे हम उतने क्वेश्चन एक चैप्टर को टारगेट करके लेके चलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, द कोल्ड वॉर। इसको लेके हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो से पहले आप लोग ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए सो दैट वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, बिकॉज ज़्यादा बच्चे देखेंगे तभी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। एक डिस्कशन रहेगी, लाइव डिस्कशन हम लोग आगे चल के करेंगे, जहाँ पे हम लोग लाइव टेस्ट रखा करेंगे। इसी तरीके से किसी टॉपिक को पिक करके टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग असर्शन, किस तरीके से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या आइडियोलॉजी रखनी है, किस तरीके से वो पैसेज मूव करेगा, ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं। और इसी चैनल पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं। वैसे पॉलिटिकल साइंस वाले सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के ही होंगे जो ये वीडियोस देख रहे हैं। तो आपको आपके पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपकी सोशियोलॉजी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इवन आई ट्राई कि हिंदी का भी कंटेंट हम लोग मर्ज अप करके हिंदी इंग्लिश की भी वीडियोस यहाँ पे कवर करें। तो इधर उधर कहीं जाने की, किसी भी चैनल पे भटकने की जरूरत नहीं है। कंटेंट की गारंटी, नंबर की गारंटी मैं ले रही हूँ, पंक्चुअलिटी की गारंटी, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की गारंटी आपकी रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। यस, जो बच्चे पूरी वीडियो देख ले वो कमेंट कर सकते हैं कि काम की बात करनी है तो वीडियो 1.5-2 मिनट बाद से देखना स्टार्ट करें। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोल्ड वॉर इज द स्ट्रेटेजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डैश एंड डैश। ये क्वेश्चंस आप तक कैसे पहुंचेंगे? इस क्वेश्चंस के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। मैं वहां पे पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दिया करूंगी। यहाँ पे हमारे पास है कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है। किस किस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था? तो देखो, कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर एक वॉर लाइक सिचुएशन, लड़ाई नहीं है। ना आपने मुझ पे हथियार उठाया, ना मैंने आप पे हथियार उठाया, ना हम दोनों के देश की सेनाएं लड़ी, ना मैंने कोई न्यूक्लियर अटैक किया, ना आपने कोई न्यूक्लियर अटैक किया। फिर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक मतभेद सा है हम लोगों के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट है, एक बोलते हैं ना टशन चल रहा है। भैया को क्लास में 2 टॉपर्स, फर्स्ट नंबर पे आने वाला, सेकंड नंबर पे आने वाला, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि भैया कौन आगे पोजीशन लेगा, कौन आगे नंबर लेगा। इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक स्कोर वहां पे एक कॉम्पिटिशन होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, कौन आगे रैंक लेगा, कौन म्यूजिक, डांस वगैरह इन सब, या आपके स्पोर्ट्स में आगे रहेगा बच्चा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, अलग अलग वे में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कोल्ड वॉर में भी जो 2 कंट्रीज यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पे थी, पहले तो नाम देख लेते हैं। आप सबने अब तक नाम बता भी दिया होगा, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो ये जो कोल्ड वॉर था ये किस किस चीजों को लेके था? देखो, इकोनॉमिकली हम एक दूसरे से अच्छे बन जाएं, सोशल लेवल पे सोसाइटी अच्छी रहे, पॉलिटिकल यानी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अच्छा रहे, मिलिट्री हमारी अच्छी रहे, ठीक है, ये सारी चीजें एक देश से दूसरे देश के पास अच्छी रहे। न्यूक्लियर वेपन या टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह इसी में आ जाते हैं, जो न्यूक्लियर वाला पार्ट होता है, ये सब पार्ट अच्छा रहना चाहिए। ये लड़ाई, ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो यहाँ पे कोल्ड वॉर में हमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोल्ड वॉर इज अ वॉर दैट इज फॉट बाय द नेशन इन बैटलफील्ड और बाय वेपन्स। ट्रू है या फॉल्स है? अभी तो मैंने बताया कि कोल्ड वॉर में कहीं पे भी बैटलफील्ड में आके, मैदान में आके लड़ाइयाँ, वेपन्स, न्यूक्लियर, इन सब चीज़ों से लड़ाई हुई ही नहीं। कभी आमने सामने डायरेक्ट कन्फ्रंट करके टकराए ही नहीं। टकराए होते तो वो 3rd वर्ल्ड वॉर बन जाता ना, बट हुआ नहीं। तो ये क्या कहलाता है? 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो हमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक टशन देखने को मिला था, ये कहलाता है क्या? ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब इसका रीजन आता है, यह आता है कि इस स्टेटमेंट, करेक्ट इनकरेक्ट में भी ये सेम स्टेटमेंट आ सकती है। वो बोलेगा इसको करेक्ट करके लिखो, तो करेक्ट कैसे करके लिखेंगे? इट इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। क्या वॉर थी ये? आइडियोलॉजिकल वॉर थी, विच इज फॉट इन द माइंड ऑफ द बोथ कंट्रीज। जो दोनों कंट्रीज के माइंड की एक उपज थी। यहां तक हमें समझ में आया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीटीएडी? यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सा, देखो, एनआईईओ साइन हुआ था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर साइन हुआ था, जिसमें ये बात बोली थी कि भैया जो लीस्ट डेवलप नेशन है ना, उनको भी प्रमोट करने दो। बड़ी बड़ी कंट्रीज जो कमजोर कंट्री होती है, जो गरीब कंट्री है, उनको कैप्चर करती हैं, उनके रिसोर्स यूज करती हैं, वहाँ के लोगों को एज ए लेबर यूज करती हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करती हैं। तो भैया उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है हमें, एलडीसी को। तो ये साइन किया गया था बाय यूएनसीटीएडी।
जो NIEO साइन किया था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी? UN क्लियर कट स्टैंड फॉर यूनाइटेड, N स्टैंड फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉर्पोरेशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर? ये हमें समझ में आया। UNCTAD की डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी गई है। आगे हम बात करते हैं द कॉन्फ्रेंस ऑफ UNCTAD हेल्ड इन 1972। अच्छा, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कॉन्फ्रेंस कब हुई थी जब NIEO साइन किया। ईयर याद रखना 1972। इज फॉर किस लिए थी ये? अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। देखो NIEO के बारे में कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था जिसमें हम ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि लीस्ट डेवलप कंट्री जो है उनको जो बड़ी अमीर कंट्री है, रिच कंट्रीज हैं, वो एक्सप्लॉइट ना करें। पढ़ लेते हैं ऑप्शन में। फ्रेंडशिप अलायंस था क्या यहाँ पे? क्या ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए किया गया था ये? क्या ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए की गई थी कॉन्फ्रेंस? या कंप्लीट डिसआर्मामेंट की भैया हथियार वथियार सब हटाओ, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, आर्म्स ही नहीं होने चाहिए लोगों के पास में। वेपन्स है तभी तो मार रहे हैं, तभी तो लड़ रहे हैं। वेपन्स ही ना होते तो लड़ाई की सिचुएशन भी शायद ना आती। तो इसी टाइप की कुछ आइडियोलॉजी डिसआर्मामेंट होती है। तो इनमें से क्या सही है? अभी तो हमने फुल फॉर्म देखी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो क्लियर कट ये किस बारे में बात करेगा? ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करेगा। आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा इस चीज का। देखो आंसर कहाँ देना है मुझे दे के कमेंट में बाद में बताओगे। मुझे तो नहीं पता चल रहा है ना आप लोग कैसे बता रहे हो। तो आप लोग अपने स्कोर काउंट करके मुझे खुद बता दिया करो कि इतने आंसर हमने सही दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज 10 क्वेश्चन कवर करूंगी तो आप मुझे बताओगे 10 में से आपका स्कोर 6 बैठा, आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 बैठा। ईमानदारी वाला, यहाँ पे कोई मैं बोर्ड के नंबर नहीं देने वाली हूँ। तो ईमानदारी वाला स्कोर जो है वो मुझे बताओ और साथ साथ आंसर दे के चलो। नहीं स्कोर बताओगे तो ये बताओ कि वीडियो बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन इन 1971 बिटवीन। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की गई कब की गई? 1971 में। वो पूछ रहा है किस किस के बीच की गई थी। तो ये जो ट्रीटी थी वो यूएसए यूएसएसआर के बीच में थी, इंडिया यूएसए के बीच में थी, इंडिया यूएसएसआर के बीच में थी, या इंडिया एंड चाइना के बीच में थी। तो देखो चाइना इंडिया की तो फ्रेंडशिप ट्रीटी अभी हम हटा देते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। यूएसए यूएसएसआर तो खुद ही लड़ रहे थे यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन हटा दो। ये भी डायरेक्ट एलिमिनेट करना सीखो ना। इंडिया यूएसए आपको पता है बहुत लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में रहे हैं। इंडिया यूएसए लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में रहे हैं। बहुत अच्छी दोस्ती वाली सिचुएशन तो इंडिया पाकिस्तान की ऐसी रही ही नहीं है। लेकिन यस, इंडिया और जिसे आज की डेट में हम रशिया कहते हैं, हमारी मित्रता के चर्चे हैं थोड़ा पहले से। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया एंड यूएसएसआर के बीच में हुई थी। क्लियर? आप लोग बोलेंगे तो इस बारे में ना, नाम जो इस चैप्टर में एक टॉपिक है ना, मैं इस पे और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को लेके जो एक कॉन्फ्लिक्ट था ना उस पर एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगी अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो। ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करके, या फिर इंस्टा पे डालेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे अगर वीडियो चाहिए वो, तो फिर मैं वो वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। मतलब पेपर में आने वाली नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बट एक जनरल डिस्कशन है वो इस कुछ टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इज साइन फॉर डैश ईयर। अभी बताया यूएसए और यूएसएसआर के बीच 1972 में हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप देखी। तो ये कितने साल के लिए थी? ये ट्रीटी साइन की गई थी कि भैया 20 साल तक हमारी जो ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है ये चलेगी। आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे वो कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस द फॉलोइंग वर लेड बाय। किस किस कंट्री को कौन कौन लीड कर रहा था? यूएसए के आगे लिखा है जॉन एफ कैनेडी, यूएसएसआर निकिता क्रुश्चेव, और क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो। तो किसको कौन कौन लीड कर रहा था? देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था क्या? अगर आपको मैं एक स्ट्रक्चर बताऊं ना, मान लो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, दिस इज आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका प्रॉपर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे आपका है ये वाला जो पार्ट है ये रशिया वाला पार्ट है। अब यहाँ पे ना नॉर्थ अमेरिका के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है क्यूबा नेम से। देखो कोई ड्राइंग कलाकारी ऐसे बहुत अच्छी नहीं है ना, मैं मैप कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चर बताने के लिए बता रही हूँ कि आपका जो वर्ल्ड का मैप है अगर आप लोग देखोगे ना तो वर्ल्ड के मैप के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मिलेंगे। वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है क्यूबा। अब यूएसएसआर और क्यूबा की क्या थी? अच्छी दोस्ती, काइंड ऑफ कह सकते हो। तो यूएसएसआर ने सोचा कि भैया कल को अगर मुझे अमेरिका से या यूएसए से लड़ाई करनी पड़ जाए यूएसए से, तो होगा क्या? मैं इतनी दूर से वहां पे अटैक कैसे कर पाऊंगा? मैं इतनी दूर से अटैक कैसे कर पाऊंगा? तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने सोचा कि क्यूबा में कुछ मिसाइल रख देता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पे मैं क्यूबा से डायरेक्टली अटैक कर सकूं। तो वही वो मिसाइल प्लेस करने की प्लानिंग कर रहे थे क्यूबा में, लेकिन यूएसए में इस बात का पता चल गया और वहीं पे उनकी मिसाइल जो थी वो रोक दी गई और इसी सिचुएशन को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला जाता है। इसके बाद पूरे वर्ल्ड को लगा भैया अब तो यूएसए जवाब देगा। इस बात के लिए तो यूएसए चुप नहीं बैठेगा, यूएसए देगा जवाब और यहाँ पे छिड़ जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर।
फिर भी इन लोगों ने थोड़ा शांति से काम लिया, क्योंकि इन लोगों को पता था कि अगर ये लोग कोल्ड वॉर से मूव करते हैं और वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन में आते हैं तो उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देख चुके थे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसी के बाद आपने देखा यूनाइटेड नेशन बनाया गया, जो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे तरीके से, मैं तो कोशिश करूंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन की मैं क्लास लूँ, बहुत ही बढ़िया क्लास, कभी भूलोगे नहीं, इतनी डिटेल में अच्छे से चीजें करेंगे एमसीक्यू के अलावा भी। ठीक, चलो तो अब इनमें से कौन कौन सा सही मैच है वो पूछ रहा है, तो मैं देखो बता देती हूँ। आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता होंगी डिटेल में चीजें कि ये सारे के सारे ही सही हैं, सारे अपने करेक्ट लीडर के साथ यहाँ पे मैच है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं द मेन एम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। भैया ये जो मिसाइल क्राइसिस हुआ ये क्या था, अब मैंने बता दिया, ऊपर समझाया इतनी डिटेल में, अब आंसर आप लोग फटाफट से कर लो। प्लान अटैक ऑन यूएसए, यूएसए पे अटैक करना था आपको, यूएसए से दोस्ती बनानी थी आपको, फाइनेंशियल हेल्प देनी थी यूएसएसआर को क्यूबा को, या क्यूबा पे अटैक करना था। देखो भैया क्यूबा तो दोस्त था, अटैक नहीं करना था, कुछ पैसे वैसे भी नहीं देने थे क्यूबा को। यूएसए से दोस्ती तो भूल ही जाओ, मतलब जो यूएसएसआर था उसे करना था यूएसए पे अटैक। सो दैट्स वाई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो एग्जिस्ट किया। आई होप ये आंसर सबका सही रहा होगा। यहाँ पे पूछ रहा है द फुल फॉर्म ऑफ नैम वाज। नैम जो था ये 5 फाउंडर मेंबर्स थे, 5 संस्थापक थे जिन्होंने मिलकर नैम बनाया। नैम था क्या कि कुछ मेंबर जो थे वो यूएसए की टीम में हो गए थे, कुछ लोग यूएसएसआर की टीम में हो गए थे। नाउ द क्वेश्चन वाज कि भाई यूएसए की टीम में कुछ लोग हैं, कुछ लोग यूएसएसआर की टीम में है, लेकिन कुछ लोग जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जो किसी की टीम को ज्वाइन करना नहीं चाहते, जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, वो क्या करे, तो उन्होंने साइन कर लिया नैम कि हम रहेंगे, हम ना यूएसए की तरफ है ना यूएसएसआर की तरफ। वी साइंड नॉन एलिगमेंट मूवमेंट, जिसमें टोटल 5 फाउंडर मेंबर थे, उनके भी क्वेश्चन हम आगे कर लेंगे। नॉन एलिगमेंट मूवमेंट। क्लियर। ये रही नैम की फुल फॉर्म। 10th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई विल से कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नैम वाज हेल्ड एट डैश इन डैश। नैम जो था इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी। तो नैम की पहली मीटिंग आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो रिसेंट सबमिट हुई है, अभी भी नैम एग्जिस्ट करता है बेटा, तब बना था आज भी है, तो आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे कि नैम की जो रिसेंट मीटिंग हुई है वो कौन से ईयर कब हुई है, मतलब ईयर मंथ डे डेट टाइम, ये सब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो रीसेंट जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है, वो हुई थी, मतलब सॉरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी बेलग्रेड में। कहाँ हुई थी, 1960, कब हुई थी, 1961 में। टॉपिक को पढ़ने का तरीका यही रखो, किताबों में 4 लाइन दी है उतना पढ़ के ठीक है, कुछ ना कुछ पेपर निकाल लोगे, बट प्रेजेंट से लिंक करो। अभी देखो कि नैम जो है उसकी मीटिंग अभी भी है क्या, नैम कहाँ हुई है मीटिंग, क्या काम करा है, क्या डिस्कशन करी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस नॉलेज को आप लोग एक्सपेंड करो। बहुत टाइम है, एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर आना है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। वी हैव 3 मंथ और बहुत अच्छे से चीज़ें हम लोग कवर करके चलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट सेकंड में हम लोग और भी बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लस रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चंस के लिए मैं सेपरेट वीडियोस यहाँ पे क्रिएट करूंगी, जो पूरे टर्म फर्स्ट के रीजनिंग असर्शन एक साथ मैं आप लोगों को कराऊंगी। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों से शेयर करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching.